नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर को लेकर है। दरअसल अभी पिछले दिनों टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में महज 18 साल के लड़के ने गोलीबारी कर सनसनी फैला दी थी। इस घटना में 19 बच्चों और 2 टीचर्स की जान चली गई थी। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अमेरिका में गन रखने को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाए जाते? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अमेरिका में गन कल्चर है क्या और अभी तक की सरकारें इस मामले पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जब कभी भी ऐसी कोई गोलीबारी होती है तो उस पर यह ज़रूर सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और क्यों नहीं उन पर रोक लग सकती। इसका जवाब पाने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दरअसल गन कंट्रोल एक्ट 1968 के मुताबिक अगर अमेरिकी नागरिक को कोई शॉटगन खरीदनी है तो इसके लिए उसकी उम्र कम से कम 18 साल निर्धारित की गई है। और इसके अलावा अगर कोई हैंडगन जैसे फायर आर्म्स खरीदने हैं तो इसके लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इतिहास में इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका में एक समय ब्रिटिशर्स का राज था। उस समय ना तो कोई पुलिस थी और ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स जो वहाँ के लोगों की रक्षा कर सके। ऐसे में वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रुप सामने आया जिसे मिलिशिया नाम दिया गया। ये उन आम लोगों का ग्रुप था जिसने वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठाए थे। ये वो दौर था जब अमेरिकी कल्चर अपनी पहचान बना रहा था और उस समय उन लोगों की नज़र में मिलिशियाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत भी थी। और धीरे धीरे उन लोगों के ये बात समझ में भी आने लगी थी कि अगर अपनी रक्षा करनी है विदेशी ताकत से तो हथियार उठाने ही होंगे। इसके बाद 1788 में वो समय भी आया जब अमेरिका ने अपने संविधान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और 15 दिसंबर 1791 में अमेरिका ने दूसरे संशोधन को अपनी मंजूरी भी दी, जो कि बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का विधेयक था। इस प्रकार इस बिल ने वहाँ के लोगों को खुद की रक्षा के लिए हथियार रखने और उन्हें खरीदने की इजाज़त दे दी। दरअसल इस बिल का जो मकसद था वो अमेरिकी स्टेट्स में मिलिशिया को मजबूती देना था। लेकिन दोस्तों, बदलते दौर के साथ हथियारों का चलन खुद अमेरिका के लोगों के लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है ये कोई पहली घटना है। इससे पहले बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में भी इस तरीके के मंजर सामने आते रहे हैं। अगर हम अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो उसके आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों की जान इन्हीं बंदूकों की वजह से गई है, जिनमें आत्महत्याएं और हत्याएं दोनों शामिल हैं। इनमें हत्याओं का आंकड़ा करीब 46% रहा, जबकि आत्महत्याओं का आंकड़ा 54% रहा। इसके अलावा अगर हम 1968 से लेकर 2017 के बीच के आंकड़े देखें तो हमें पता चलता है कि इन्हीं बंदूकों की वजह से करीब 15 लाख लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, ये समझा जा सकता है कि अमेरिका में जो गन कल्चर है वो कितनी बड़ी समस्या है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं आखिरकार अमेरिका में गन कल्चर का इतना समर्थन क्यों किया जाता है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि अमेरिका में बंदूकों का समर्थन करने वाली एक लॉबी है जिसका नाम है नेशनल राइफल एसोसिएशन या फिर NRA। इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये अमेरिकन पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी अपने समर्थन में ले सकती है। और इसी को देखते हुए पिछले कई इलेक्शंस में गन कल्चर का विरोध करने वाले ग्रुप के मुकाबले गन कल्चर का समर्थन करने वाले ग्रुप्स पर इस लॉबी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी अमेरिका में गोलीबारी की कई घटनाएं हुई थीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कभी इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया जो ये साबित करता हो कि अमेरिका में गन कल्चर पर रोक लग सकती है। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के समय NRA ने $2 करोड़ दिए थे। यही वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप बाद में NRA के प्रति काफ़ी ज़्यादा नरम दिखे। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि NRA खुलेआम अमेरिका में सांसदों की ग्रेडिंग करता है। A+ ग्रेडिंग उन सांसदों को दी जाती है जो कि NRA के पक्ष में वोट करते हैं और अमेरिका में गन कल्चर को बनाए रखने की हिमायत करते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग F उन सांसदों को दी जाती है जिनके बारे में माना जाता है कि वो गन रखने वालों के दुश्मन हैं। BBC के मुताबिक इस एक साल में अमेरिका के स्कूलों में गोलीबारी की 27 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी ऐसी कोई गोलीबारी की घटना सामने आती है
तो एक सवाल ज़रूर मन में उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर अमेरिका में रोक क्यों नहीं लगती। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका में ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इस पर बहस के लिए एक तरफ तो वो ग्रुप होता है जो कि ये चाहता है कि अमेरिका में गन कल्चर पर रोक लगनी चाहिए, और दूसरा वो ग्रुप है अमेरिका में जो ये चाहता है कि जो उन्हें संविधान में हक मिला हुआ है गन रखने का, वो बरकरार बना रहे। दोस्तों, अमेरिका में इसी बढ़ते गन कल्चर की वजह से वहाँ की हथियार कंपनियों की बम्पर कमाई होती है और इस इंडस्ट्री को एक फ़ायदे का सौदा भी माना जाता है। इसके अलावा ये हथियार कंपनियां अमेरिकी इलेक्शंस में डोनेशन देने का भी काम करती हैं। यही कारण है कि अभी तक के कोई भी राष्ट्रपति इनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाए हैं। इस समय ये बताना कठिन है कि दुनिया भर में कितने हथियार हैं, लेकिन BBC की एक रिपोर्ट बताती है, BBC ने यह खबर स्विट्ज़रलैंड की एक नामी संस्था के हवाले से दी थी कि 2018 में दुनिया भर में कुल 39 करोड़ बंदूकें थीं और इस समय अमेरिका में प्रति 100 नागरिकों के पास 120 से ज़्यादा हथियार हैं और यही आंकड़ा 2011 में 88 था। इसके अलावा दोस्तों, एक रिपोर्ट और है, वो ये कि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के ज़रिए गोलीबारी और उनके ज़रिए हताहत होने वाले बच्चों की जो संख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था। दोस्तों, इसका सीधा सा संबंध अमेरिका में बढ़ता गन कल्चर माना गया है। दोस्तों, करीब 50 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बेनेस ने एक बयान दिया था। वो ये था कि अमेरिका में बढ़ते क्राइम की वजह वहाँ बंदूकों का होना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा हमारी बंदूकों के प्रति लापरवाही का ही नतीजा है। दोस्तों, ये बयान उन्होंने 50 साल पहले दिया था, लेकिन प्रासंगिक आज भी है, यानी कि आज भी अमेरिका में इस बयान को याद किया जाता है। दोस्तों, इस समय अमेरिका के कई स्टेट्स में बिना किसी परमिट और ट्रेनिंग के वहाँ के नागरिकों को हैंडगन साथ ले जाने की इजाज़त भी दे दी गई है, और इसके अलावा अमेरिका में लगातार बंदूक रखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों गन कल्चर पर चिंता जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए हथियारों पर रोक लगाने या फिर उन्हें खरीदने की उम्र 18 से 21 साल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने बैकग्राउंड चेक को भी मजबूत करने की वकालत की थी। दोस्तों, इसी को देखते हुए अमेरिकी पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित किया गया है जो कि गन कल्चर के कानून को काफ़ी कड़ा करेगा। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक अमेरिका में कोई सख्त कानून नहीं है और हथियार खरीदना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये है, क्या ये विधेयक गन कल्चर पर रोक लगा पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग देशों की जहां पर फायर आर्म्स रखने के अलग अलग नियम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में फायर आर्म्स लाइसेंस के आधार पर मिलता है और इसके लिए उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, लेकिन फायर आर्म्स को पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान की, तो जापान में बिना किसी ठोस कारण के हथियार रखना बिल्कुल गैर कानूनी है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर कलेक्टर, पुलिस और आर्मी के अलावा किसी और व्यक्ति को शॉट गन रखने की या फिर बेचने की या फिर मैन्युफैक्चर करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। वहीं अगर हम बात करें साउथ अमेरिकन कंट्री उरुग्वे की, तो वहाँ पर हथियार बेचना और ख़रीदना दोनों कानूनी है। इसके अलावा कनाडा में अभी हाल ही के समय में हैंडगन की खरीद, बिक्री और उसके इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा हम अपने देश यानी कि भारत की बात करें तो यहाँ पर हथियारों का लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। मसलन जो व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पिछले 5 साल में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो विकृत मानसिकता का भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम कुछ ज़रूरी जानकारी भी देख लेते हैं। वो ये कि भारत में 2019 में आर्म्स एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति 3 की बजाय 2 हथियार ही खरीद सकेगा। इसके अलावा जो लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा जो संस्थाएं भारत में हथियार बेचती हैं उनके हथियारों पर मैन्युफैक्चरर का नाम, नंबर या फिर कोई वेरिफिकेशन मार्क होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीडियो में जाना कि अलग अलग कंट्री में आर्म्स एक्ट के क्या क्या रूल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।